जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग GK03 पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लाए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं इस वीडियो के MCQs के पहले क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। तो इनमें से क्या आंसर होगा? ऑप्शंस में से आप ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो बी इज राइट आंसर। क्या क्वेश्चन है? तो वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। तो क्या पैदा करती है? जल पैदा करती है। तो आइए इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स यही फैक्ट्स है आपके सामने कि वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तब जल बनता है। तो इसका यहाँ पे केमिस्ट्री की फार्मूला यहाँ पे दे दिया गया है और इसका और इक्वेशन भी यहाँ बन गया है, समीकरण यहाँ पे 2H2 + O2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2H2O जल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वायु में हाइड्रोजन है, यानी वायु में ऑक्सीजन तो है ऑलरेडी, और जब हाइड्रोजन जलेगा तो मिलेगा क्या बन जाएगा? तो जल बन जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है गैस। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होता है। देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होती है। ठीक है, यह जलने में क्या होती है? सहायक नहीं होती है। ठीक है, यह जलने में बाधा पड़ती है। इसलिए आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम प्रयोग करते हैं हर जगह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? जो अग्निशामक आते हैं आग बुझाने के लिए, जो गाड़ियाँ आती हैं उसकी, जिसको दमकल कहते हैं, उनमें से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, वही। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो होता है, एक होता है, देखते होंगे कि कई ऑफिसों में जाते होंगे, कई कार्यालयों में जाते होंगे, तो उसमें एक सिलेंडर टाइप का रखा होगा। ठीक है ना, लाल कलर का होगा, वो किधर साइड में कोने में रखा होता है। ठीक है, वो उसी के लिए होता है, जब कभी अचानक आग लग जाए तो उसको अचानक उस पर स्प्रे कर दिया जाएगा। उसमें उस सिलेंडर में CO2 गैस भरा होता है। समझ गए ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो आपका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट में मेरे पास भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रदूषक है वो जिम्मेदार है। ये अक्सर कहाँ से निकलता है? ये तो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और ऐसे तमाम जो चीज़ हैं इन सब से क्या होता है? ये निकलता है। देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो वही है बस, ओजोन छिद्र के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रदूषक जिम्मेदार है। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ओजोन छिद्र के लिए CFC जिम्मेदार है, वो तो है जिम्मेदार CFC, लेकिन ओजोन छिद्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो सन से जो परावैंगनी विकिरणें आती हैं वो उसको ओजोन छिद्र अपने पास रोक लेता है और उसको सोख लेता है। जब सोख लेगा तो वो जो परावैंगनी विकिरणें होगी वो पृथ्वी तक नहीं आएंगी। जब पृथ्वी तक नहीं आएंगी तो हमको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ओजोन में कोई छिद्र या फिर कोई बड़ा सा होल हो जाता है तो वो जो परावैंगनिक किरणें जो सन से आ रही हैं, जो खतरनाक विकिरणें हैं, वो कहाँ तक पहुँच जाएंगी? तो हम तक पहुँच जाएंगी, पृथ्वी तक पहुँच जाएंगी। यहाँ पे जनजीवन को हानि पहुँचाएंगी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये सब कुछ जानना ज़रूरी है कि ओजोन में छिद्र कहीं पे ना हो। ठीक है, और ऐसे प्रदूषक जो ओजोन में छिद्र करते हैं उनका उत्पादन या प्रोडक्शन कहीं से ना हो, इसको हमको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है, तो इनमें से क्या आंसर होगा? आप ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलके बना होता है ओजोन। समझ रहे हैं बात को आप? तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समझ गए? देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा है ओजोन O3। ओके, ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। ठीक है, एलोट्रोप है। ओजोन एक गैस है जो त्रिपरमाणविक होती है, अर्थात ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयुक्त रहते हैं। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है फॉर्मूला, ये ब्लीचिंग पाउडर का है। समझ गए आप? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में प्रयुक्त होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जल के निसंक्रमण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग व्यापक तौर पर किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है जल के निसंक्रमण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग होता है, किया जाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर का। यानी जल के निसंक्रमण मतलब जल की सफाई शुद्धता के लिए, उसके मतलब उसमें कोई संक्रमण है उसको दूर करने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर का, जो मैंने बताया अभी उसका फार्मूला पहले। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ब्लीचिंग पाउडर नाम है CaOCl2 का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से विषम कौन सा है? विषम कौन सा है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि चारों ऑप्शंस में से कोई 3 ऑप्शंस एक समान होगा, उसका मतलब एक समान होगा, और एक उन तीनों से अलग होगा। तो बताना है वही एक इन तीनों से जो अलग है उसी को विषम कहा जा रहा है। तो इनमें से विषम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपके सामने है क्वेश्चन। दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। समझ गए? बुझा चुना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे है संगमरमर, यहाँ पे क्या है? संगमरमर है। यहाँ पे क्या है? चाक है। यहाँ पे है चूना। तो चाक चूना लगभग सेम होता है, ठीक है। और चूना क्या होता है? वही CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। या चाक भी वही होता है, इसको बोलते हैं कली चूना पत्थर। ठीक है, कली चूना। ये संगमरमर जो होता है ये उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं खड़िया। ये सब तो सूखा है, बट यहाँ पे बुझा चूना मतलब चूने को पानी में डाल दिया गया है। ठीक है, चूने को पानी में डाल दिया गया, अब चूना क्या हुआ? बुझा हुआ चूना हो गया है।
अब वो बन क्या गया, वो बन गया कैल्शियम OH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है वो, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले तीनों क्या हैं, वो तीनों सूखे चूने हैं, क्या हैं, सूखे चूने हैं। समझ रहे इसको, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फ्रेंड्स संगमरमर एक कयांत्रित सेल है जो कि चूना पत्थर के कयांत्रण का परिणाम है। चाक भी चूना पत्थर का एक रूप है। बुझा चूना एक रंगहीन क्रिस्टल है जिसका रासायनिक सूत्र इतना होता है। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, राइट। अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम मुझ तक भेज सकते हैं अगर आपको पता हो तो। अगर आप किसी दोस्तों को पता हो तो उनसे पूछ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, और अपने दोस्तों से इसका आंसर कलेक्ट करके हमारे पास भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं, देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो फ्रेंड्स चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का अघुलनशील अवक्षेप बना लेता है। यह दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है, तो इन चारों ऑप्शंस में बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अंडरस्टैंड, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। तो चूने का पानी तो बाद में है, पहले तो चूना होगा ना। तो चूने का क्या होता है, जो सूखा चूना होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, उसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसको हम पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बिना बुझा हुआ चूना जो था वो पानी में डालने पे क्या बन जाएगा, तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। और उसी बुझे हुए चूने का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बात समझ रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस। समझ रहे हैं। तो जब ये बिना बुझा हुआ चूना जल में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस बन जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। समझ रहे हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। वो व्यवसायिक नाम होगा उसका ऑयल ऑफ विट्रियोल, लेकिन रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब आप समझ गए होंगे H2SO4, ठीक है, जो बैटरियों में डाला जाता है अक्सर। देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को। बस कुछ खास नहीं है, इतना ही है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने इसके चार ऑप्शन से ध्यान अपना ऑप्शंस पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित या बदलने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए, वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकल की उपस्थिति में संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जिन ग्लिसराइडों का गलनांक
20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। आप समझ गए यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग, ठीक है, अर्ग डिग्री पावर -1 पावर माइनस मोल में क्या है, ठीक है, बताइए। कह रहा है गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री पावर -1 मोल -1 पावर में क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि गैस स्थिरांक आर का मान 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग डिग्री पावर -1 मोल माइनस पावर में 1 होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। तो इसको कहा जाता है अभिवहन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? अभिवहन या एडवेक्शन। देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों कुछ खास नहीं है, बस इतना ही। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन एडवेक्शन कहा जाता है, जबकि लंबवत अंतरण को संवहन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन। जो क्लोरीन गैस होती है वो क्या होती है? रंगीन होती है। बाकी ये तीनों क्या है? रंगहीन है। ओके, समझ रहे हैं? क्लोरीन गैस क्या होती है? तो रंगीन गैस होती है, कलरफुल होती है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन रंगहीन गैस है, मतलब जिनमें रंग ना हो, जबकि क्लोरीन गैस रंगीन है। क्या है? रंगीन है, जो हल्के पीले रंग की होती है। याद रखिएगा, हल्के पीले या हरे रंग की होती है। समझ गए? कौन? क्लोरीन गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, अगर आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपने दोस्तों से जो पढ़ाई करते हैं उनसे पूछ सकते हैं और उनसे अपना आंसर कलेक्ट करके हमारे पास कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। समझ रहे हैं? तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए, कोई लिक्विड है वो किस दर से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, उसके दर को, उसके रेट को मापने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं ना? वेंचुरीमीटर, इसका प्रयोग तरल के प्रवाह के दर को मापने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, वेंचुरीमीटर की सहायता से तरल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। यह उपकरण बर्नौली प्रमेय या सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। वेंचुरीमीटर की नलिका एक विशेष स्थान पर सक्रिय रहती है। समझ रहे हैं? जहाँ पर तरल वेग अधिक होने से दाब कम रहता है, जबकि नलिका के चौड़े मतलब अधिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले, ठीक है, जबकि नलिका के चौड़े स्थान पर
दाब अधिक होता है। ठीक है, इन दो स्थानों के दबांतर ज्ञात करके द्रव प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। समझ गए? तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप खुद से इसको 2-3 बार पढ़ें, समझ रहे हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब डैश होता है, तो क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है उसका दाब। देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को दोस्तों। तो यही है यहाँ पे, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ता है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन और दाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। किसके नियम के अनुसार? बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन और उसके दाब में, उसके वॉल्यूम और उसके प्रेशर में व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध होता है। समझ रहे हैं?